जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग घर पर अच्छे से रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो ये ऑनलाइन वीडियोस है ना, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, कि आपके स्पेयर टाइम, आपके पास में जब टाइम अवेलेबल है ना, उसके अनुसार आप इसको लिख करके पढ़ाई कर सकते हो। जो फिजिकली क्लासरूम इंटरेक्शंस होते हैं, वो कई मामले में उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं। तो वहां दिक्कत ये है कि जब आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हो तो आपका क्लास नहीं हो पाएगा, और आपके टाइम के अकॉर्डिंगली जो टीचर हैं वो फिजिकली आपके पास रहेंगे, यह भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस में अगर अच्छे कंटेंट्स आपको मिल जा रहे हैं, तो इसका बड़ा एडवांटेज यह है कि आप मल्टीपल टाइम्स चीजों को देख सकते हो। पहला एडवांटेज तो ये हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज यह हो जाता है बच्चों कि आप जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हो। पूरा क्लास के लिए समय नहीं मिला, हमको 20 मिनट के लिए ही टाइम मिला, तो हम क्या करेंगे? 20 मिनट्स देख लिए, फिर आपने देख लिया कितना मिनट तक हमने देखा है, फिर जब हमको टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। लेकिन जो फिजिकल क्लासरूम होते हैं वो पॉसिबल नहीं है। जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो एक जो 40 45 या 35 मिनट की जो भी घंटी है, जो भी पीरियड है, उसको वो लेंगे। वो आपके अनुसार उसको शॉर्ट डाउन या फिर छोटा या बड़ा नहीं करेंगे। तो बच्चों, आ, इसलिए इसका एक अपना अलग एडवांटेज होता है बच्चों। तो चलिए बिना देरी किए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। पार्ट 8 में हमारे बच्चों ने इस जाना था, समझा था कि अगर प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, रेसिस्टर्स को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, वो कितना होता है यह निकालना हम लोगों ने सीखा था। और हम लोगों ने जाना था कि जो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स होते हैं उनके योग के बराबर पूरा प्रतिरोध हो जाता है। और उसमें हमारे बच्चों ने देखा था कि आर एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? R1 प्लस R2 होता है, प्लस R3 होता है, एंड सो ऑन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जब श्रेणी क्रम में रेसिस्टर्स जुड़े रहते हैं तब होता है, यह आप लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम समानांतर क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ दें, रेसिस्टर्स को जोड़ दें, तब समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, सर्किट का जो टोटल प्रतिरोध होता है वो कितना होता है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया था, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन हो गया था। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन में। कौन सा संयोजन की बात करेंगे बच्चों? तो समानांतर क्रम की। तो ये कुछ रेसिस्टर्स हैं जो आपके डिवाइसेस में लगे रहते हैं, और ये कलर कोड के आधार पर बच्चों इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड किया जाता है, जो आप अपर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। लेकिन इसके पूर्व यह जानना आवश्यक है कि समानांतर क्रम संयोजन कहते किसको हैं। समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को, रेसिस्टर्स को किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे, कैसे डायग्राम्स बनाएंगे, ये सब जानने के बाद में तब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका सीखेंगे, जानेंगे बच्चों। तो हमारे पास में अभी फिलहाल देख रहे हो कि 3 रेसिस्टर्स हैं बच्चों। कितने रेसिस्टर्स हैं? 3 रेसिस्टर्स हैं। और इन तीनों रेसिस्टर्स को जरा देखिए, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर लेता हूं, आपको समझाना थोड़ा और आसान हो जाएगा मेरे लिए। चलिए देखिए, अब हमने क्या किया बच्चों कि ये जो रेसिस्टर्स थे इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया, यहां कनेक्ट कर दिया, लाइकवाइज इसे भी कनेक्ट कर दिया, इसे भी कनेक्ट कर दिया, और यहां से हम सोर्स ऑफ करंट से इन रेसिस्टर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों। किससे कनेक्ट कर दिया? सोर्स ऑफ
करंट से हमने इसे जोड़ दिया। जो भी वोल्ट पर करंट दे रहा है, हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। बच्चों जरा ध्यान दो कि इस पॉइंट पर हम आते हैं, इस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर हम इस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके और कहाँ आती है, निगेटिव टर्मिनल पर आती है। तो जैसे ही यह करंट पॉइंट ए पर पहुंचेगी, विचार करो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों। तो जैसे ये करंट यहाँ पर पहुंचेगी, इसको आगे जाने के लिए तीन रास्ते मिल गए बच्चों। कितने रास्ते मिल गए, तीन रास्ते मिल गए। करंट इधर से भी जाने वाली है, करंट इधर से भी जाने वाली है और फिर करंट यहां इधर से भी जाने वाली है। अर्थात जो करंट यहां पॉइंट ए पर पहुंची उसको तीन भागों में टूटना पड़ेगा। कितने भागों में टूटना पड़ेगा, उसे तीन भागों में टूटना पड़ेगा बच्चों। और टूटेगी तो क्या वो इक्वली टूटेगी या कम बेस होकर टूटेगी, तो ये डिपेंड करता है कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें से कम करंट जाएगी, सबसे कम रेसिस्टेंस अगर इसका है तो सबसे ज्यादा करंट इससे जाएगी। तो जिससे रेसिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज्यादा जाएगी, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उससे कम करंट जाएगी। वैसे ही समझ लो कि ये मान लो कि ये तीन रास्ते हैं, आपको यहां से यहां लेकर के आते हैं और यहां से यहां, ये मान लो आपका ये आप जो जर्नी स्टार्ट करते हो है ना, वो आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और आपको पहुंचना कहाँ है बच्चों, बी पर। और बी पर जाने के तीन रास्ते हैं, एक रास्ता यह है, यह है, यह है। इसका नाम एक्स मान लेते हैं, इसका नाम वाई मान लेते हैं, इसका जेड मान लेते हैं। आप तो प्रीफर इसको करोगे, लेकिन इसमें ट्रैफिक की समस्या हो इस रूट में, तब आप क्या करोगे, तब क्या करोगे, क्या आप इधर से जाना पसंद करोगे? डिस्टेंस में थोड़ा सा का डिफरेंस हो और फिर यहाँ ट्रैफिक की समस्या हो तो किधर से जाओगे? तो डेफिनेटली आप इधर से जाना प्रीफर करोगे, है ना। अगर इधर भी ट्रैफिक की समस्या है तो क्या करोगे, इस ऑप्शन पर विचार करोगे। तो वैसे ही रेसिस्टेंस जो होता है ट्रैफिक की समस्या की तरह होता है बच्चों। तो आप समझ गए। हाँ, ये तो बात तय है कि जो करंट पहुंची है वही करंट तीन भागों में बंटने वाली है। तो जहां जहां भी जहां कहीं भी करंट को जाने के लिए बच्चों ऑप्शंस मिल जाए ना, और बहुत दिमाग नहीं लगाना है, समझ लेना है कि ये जो चीजें होती हैं वो समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है। क्लियर है? मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि अगर करंट जाकर के किसी पॉइंट से बट रही है, यानी करंट को जाने के लिए अलग अलग रास्ते भी अवेलेबल हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो चीजें हैं समानांतर क्रम में, है ना, समांतर या समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, यह बात हो गई। अब हम आगे बढ़े बच्चों, तो यह देखेंगे यहां पर, यहां पर एक चीज और हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये जो है ये हाई पोटेंशियल है। तो इस पॉइंट का ये हाई पोटेंशियल है, माना कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बच्चों VA है और ये इस पॉइंट का यहाँ पर हम B कर लेते हैं। क्लियर है? इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, B। ये लो पोटेंशियल पर है, ये मान लेते हैं बच्चों ये VB है। तो हमारे बच्चे बताएंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हमारे बच्चे जानते हैं कि हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस कर लेंगे, तो VA माइनस कर लेंगे क्या, VB। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और जो कि मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि कितना है बच्चों, V है। तो यहाँ VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो ये पहला इस रेसिस्टर को R1 मान लेते हैं, इस रेसिस्टर को हम R2 मान लेते हैं और इस रेसिस्टर को हम R3 मान लेते हैं। हमारे सभी बच्चे ये समझ चुके हैं कि ये जो तीनों रेसिस्टर्स हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं? क्योंकि इन सब से अलग अलग विद्युत धारा का
प्रवाह होता है ना। यानी जो विद्युत धारा इस स्रोत से निकलेगी उसको जाने के लिए, उसको निगेटिव टर्मिनल पर पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते अवेलेबल हैं, इसलिए यह किस में जुड़ी हुई है, यह समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है बच्चों। तो अब क्या हुआ, ये जो तीन रेसिस्टर्स थे कौन कौन, R1, R2 और R3, ये तीनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहां से तो जब करंट माना बच्चों, है ना, वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, माना कि जो इधर से जाने वाली करंट है वो क्या है बच्चों, I1 है, इधर से जो जाने वाली करंट है, यहाँ I1 लिख लो, और यहाँ इधर से जो जाने वाली करंट है वो I2 है, और जो इधर से जाने वाली करंट है बच्चों वो I3 है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हमारे बच्चे बता पाएंगे क्या कि ये अगर हम तीनों को ऐड कर दें, I1 क्या कर दें, तीनों को ऐड कर दें, मैं इसे हटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ओ, तो हम बैक हो गए, तो चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये तीन रेसिस्टर्स हो गए। इस पॉइंट को हमने क्या माना था, इस पॉइंट को हमने ए माना था, इस पॉइंट को हमने क्या माना था बच्चों, बी माना था, और इसको हमने किससे जोड़ दिया था, सोर्स ऑफ करंट से इसे हमने जोड़ दिया था, ठीक है, यही ना काम किए थे। और यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बच्चों, भी था, और यहाँ से जो करंट जा रही थी वह कौन सी थी, आई थी, और यह रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना था, R1 मान लिया था, इसका R2 मान लिया था, इसका R3, इधर जो करंट जाके यहाँ पर टूट रही थी तो माना कि यह इधर से जाने वाली करंट जो थी वो I1 थी, इधर से जो जाने वाली करंट थी वो I2 थी, और इधर से जो करंट जा रही है वो क्या है, I3 है। तो मैंने बच्चों से एक प्रश्न किया था कि बच्चों बताओ, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, किसको, I1 को, I2 को, और ये I3 को ऐड कर दें तो क्या होगा। तो हमारे कुछ बच्चे तो बड़ी आसानी से समझ गए कि सर ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यही करंट आई ही जाकर के तीन भागों में बट गई है। अगर ये 20 रुपया है हमारे पास में, अगर ये 10 रुपया यहाँ दे दिए और 8 रुपया मैंने यहाँ दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, तो हमारे बच्चों को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे बच्चे कहेंगे कि सर 10 8 18 और यहाँ पर 2 रुपया बच गया, आंसर बता दिया हमारे बच्चों ने। ठीक उसी तरह से यह टोटल टोटल करंट कितनी थी, आई थी, टोटल करंट कितनी थी, आई थी, और यही आई तीन भागों में बटी थी, इसलिए तीनों को हम ऐड कर देंगे, जो कि यहां पर हो रहा है बच्चों, यहां पर ऐड हो जा रहा है, तो फिर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा, यह बात समझ लिए। अब जब यह समझ लिए तो जो इंटरनल कंसेप्ट है वो समझ लिए, तो फिर इसे परिभाषित करना आसान हो जाएगा बच्चों। वो परिभाषित करना कैसे आसान हो जाएगा, तो आप देखोगे बच्चों कि आ, प्रतिरोधकों मतलब रेसिस्टर्स का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक छोर एक बिंदु पर और दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हों, तो ऐसे समूहन को समानांतर क्रम समूहन कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कई सारे प्रतिरोध हों और कई सारे प्रतिरोधों का इनिशियल एंड, जो प्रारंभिक छोर है एक बिंदु पर, और जो अंतिम छोर है टेल एंड है वो दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे समूहन को हम क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समूहन बोलते हैं। अब जब समानांतर क्रम समूहन होता है तो ध्यान दीजिए कि मैंने बता दिया था कि VA माइनस VB इक्वल टू क्या आया था बच्चों, भी आया था। तो अब मैं पूछूं इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए भी इसका इनिशियल एंड कहां जुड़ा हुआ है, ए पर, यानी VA हो गया,
और टेल इंड कहाँ जुड़ा हुआ है, बी पर, तो भी हो गया, VA माइनस VB, क्या निकल के आ जाएगा, भी। इसके लिए मैं बात करूं R2 रेसिस्टर के लिए, तो इनिशियल इंड कहाँ जुड़ा हुआ है, ए पर, और टेल इंड कहाँ जुड़ा हुआ है, बी पर। तो यहां भी इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो VA माइनस VB, इसके लिए भी VA माइनस VB। तो इसलिए बच्चों अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसे केस में क्या होता है कि तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जब सारे रेसिस्टर्स का इनिशियल इंड एक जगह जोड़ देंगे और टेल इंड को एक जगह जोड़ देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस इंड का जितना पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, इस इंड का भी उतना ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। तो सबके लिए जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना, अलग 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 करंट, क्यों, जो करंट इधर चली गई वो तो करंट इसमें नहीं जाएगी, जो करंट इधर जा रही है वो करंट तो इसमें नहीं जाएगी, और जो करंट इधर जा रही है वो करंट इसमें नहीं जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, एक चीज है जो आप लोग गलती करते हो, समझना ये है कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको चलना कहां से है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से चलना है, और उसका डेस्टिनी कहां है, डेस्टिनेशन कहां है, तो निगेटिव टर्मिनल है बच्चों। तो जब ये जो करंट, मान लो इधर से जाने वाली करंट कौन थी, ये I1 थी, तो जब ये आएगी ना घूम करके बच्चों, तो जहां मौका मिलेगा ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ये ऐसे आती है। जो करंट इसमें चली गई वो करंट यहां से आने के बाद इधर नहीं जाएगी, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल इधर नहीं है बच्चों, निगेटिव टर्मिनल हमारा इधर है, तो ये इधर से निकल करके इधर आ जाती है बच्चों। और जो करंट यानी I3 है, इसमें जो जाएगी ये ऐसे घूम करके यहां जाएगी, और यहां से ऊपर नहीं जाने वाली है, इधर नहीं जाने वाली है, क्योंकि डेस्टिनेशन कहां है, निगेटिव टर्मिनल है, तो ये करंट घूम करके यहां पर आ जाएगी बच्चों। तो डिफरेंट करंट, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कह रहा हूं मैं, डिफरेंट करंट, माना कि यह जो करंट I1 है, मतलब एक्स मान लें, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि करंट को हम I से डिनोट करते हैं इसलिए I कर लिए। मान लो इधर से जो करंट जा रही थी वो एक्स है, इधर से जो जा रही थी वो वाई है, इधर से जो जा रही है जेड है। तो क्या ये एक्स करंट इससे जा रही है, नहीं जा रही है। क्या ये वाई करंट इससे जा रही है, नहीं जा रही है। क्या ये जेड करंट इससे जा रही है, नहीं जा रही है। तो अलग अलग करंट हुई कि नहीं हुई, तो अलग अलग करंट हो गई। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जब भी क्या होगा बोलो, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जब भी, इसको हटा देते हैं फिर आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इस जेड को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ बच्चों, तो आप लोगों ने इसे देख लिया। तो चलिए अब एक डेफिनेशन लेते हैं कि प्रतिरोधकों यानी रेसिस्टर्स का ऐसा समूहन जिसमें सभी रेसिस्टर्स का, सभी प्रतिरोधकों का एक छोर एक बिंदु पर से, यहां पर ए है, एज्यूम ए, और दूसरा एंड दूसरे छोर पर यहां पर क्या है, लेट बी है, वो जुड़े हुए हों, ताकि सेम वोल्टेज पर, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर, सेम विभवांतर पर, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो समान विभवांतर पर अलग अलग विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बच्चों, समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। क्या कहलाता है, समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। आई होप नोट कर लिया होगा। अगर दिक्कत हो रही होगी तो दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखना, आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और हम देखेंगे बच्चों, तो यहां पर जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों रेसिस्टर्स को दोनों सिरों पर एक ही दो बिंदुओं से जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्रतिरोधकों का
समानांतर संयोजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को दोनों सिरों पर एक ही दो बिंदुओं से जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन कहते हैं। हालांकि आप इससे आसान स्वयं बना सकते हो। कैसे बनाओगे? तो प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का, जैसे प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं आपको पता है? ऐसे, ये दूसरा प्रतिरोध ले लिए, ये हमने तीसरा प्रतिरोध ले लिया बच्चों, ले लिया। चलो इसको सुंदर लगने के लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, है ना? ठीक है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं और यहां सोर्स ऑफ करंट से इसे जोड़ देते हैं बच्चों, जो ये भी वोल्टेज पर करंट आई दे रही है। तो क्या हुआ यहां पर? ये पहला रेसिस्टर कौन था? R1, दूसरा कौन था? R2 और तीसरा कौन था? R3। तो हमने क्या देखा कि सबका ये पॉइंट है सबके लिए हाई पोटेंशियल पर है और यह जो बी पॉइंट है ये सबके लिए लो पोटेंशियल पर है। तो डिफरेंस सब, इसके लिए भी डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। इसके लिए भी डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। इसके लिए भी डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। तो इन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन इनसे जो करंट जा रही है वो करंट क्या है बच्चों? अलग अलग है। वो करंट क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो ये कैसा समूहन हो गया? तो यह समानांतर क्रम समूहन हो गया। तो इसे ही देख करके आपको अपनी परिभाषा बना लेनी है। और आप तो देखते भी हो, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, प्रश्न पत्र रहता है, उस पर ऊपर ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने ही शब्दों में दे, अपने वर्ड्स में देने की बात कहता है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक छोर एक बिंदु पर और दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर कनेक्टेड हो, जिससे समान विभवांतर पर, क्या बच्चों? समान विभवांतर पर, है ना? समान विभवांतर पर अलग अलग विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समानांतर क्रम समूहन कहेंगे। आई होप ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे देखें तो फिर वही चीज यहां पर दिखाया गया कि ये जो सोर्स है आपको यहां पर ये यहाँ पर जो सेल है वो बहुत प्रॉपरली नहीं बना हुआ है। इसको हम बड़ा करते हैं, इसको छोटा लाइन, फिर इसको हम बड़ा करते हैं, एक और छोटा लाइन बना देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों। क्योंकि सेल आप जानते हो एक एक बड़ी एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी एक छोटी लाइन, और हम क्या कर देते हैं? ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हमारा सेल बन जाता है। तो इस प्रकार हमने सेल जोड़ दिया। ये जो बड़ी लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? निगेटिव टर्मिनल। करंट यहां से चला तो करंट यहां पर जैसे पहुंचा बच्चों तो एक इधर के तरफ बढ़ गया, जो आगे गया फिर एक इधर के तरफ चला गया, फिर आगे गया इधर के तरफ चला गया। यानी जो करंट जा रही थी वह फर्दर तीन भागों में क्या हो गई? बट गई। तो तीन भागों में बट गई। तो ये कैसा समूहन है बोलो? तो ये आपको, चूंकि करंट को जाने के लिए तीन तीन रास्ते मिल गए, इधर से भी करंट आ जाएगी, इधर से भी आ जाएगी और इधर से भी आ जाएगी। तो कैसा है? समानांतर क्रम समूहन है बच्चों। और उसी फिगर को यहाँ पर आसान करके दिखाया गया है। सरल रूप में हम ऐसे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ सभी प्रतिरोध कौन कौन है? R1, R2 और R3 के दोनों सिरों पर, दोनों सिरे ए और बी के बीच समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं। समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं मतलब अलग अलग विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ऐसा समूहन क्या कहलाता है? समानांतर क्रम समूहन कहलाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो एक यहां भी आपको डेफिनेशन मिलेगा देखने को। जब प्रतिरोधों को दोनों सिरों को समान दो बिंदुओं से, समान दो बिंदुओं से, है ना? दो बिंदु कौन? एक ए होता है और दूसरा क्या होता है? बी होता है। जोड़ा जाता है जिससे धारा के प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे
समूहन को, संयोजन को किस नाम से जानते हैं? तो समानांतर क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। ये हमारे बच्चे जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी एक अपनी खासियत होती है, एक अपनी विशेषता होती है। आप लोग उसे भी जान चुके हो, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। तो कहता है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान विभवांतर होता है। वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि सभी का जो प्रारंभिक बिंदु है, जो इनिशियल एंड है, एक जगह जुड़ा रहता है, और सभी का जो टेल एंड होता है वह दूसरी जगह जुड़ा रहता है। और जब भी सेम चीज को सेम चीज से माइनस करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। यानी अगर ए हाई पोटेंशियल पर हो तो बी ए हो गया, बी लो पोटेंशियल पर हो तो क्या हो जाएगा? भी भी हो जाएगा। और ऐसा सबके लिए आएगा, ऐसा सबके लिए आएगा, तो सबके लिए जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा बच्चों। अब इसके बाद में बात करें तो देखते हैं, थोड़ा चश्मा हटा करके बच्चों, मुझे थोड़ी सी लाइट से परेशानी है, हालांकि मैं 95% बिल्कुल फिट हो चुका हूं आप लोगों की और ईश्वर की कृपा से बच्चों। तो दूसरी बात है, कुल धारा विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यानी हमारे बच्चे जान चुके हैं कि जब हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो रेसिस्टर्स होते हैं उनसे अलग अलग धारा का प्रवाह होने लगता है। विभवांतर सेम होता है और धारा का प्रवाह क्या होता है? अलग होता है। और तीसरी बात जो अभी हम लोगों ने नहीं जाना है, नहीं समझा है, वो ये है कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटा प्रतिरोध से भी कम हो जाता है। यानी अगर 3 रेसिस्टर्स हैं तो उनमें जो सबसे छोटा वाला रेसिस्टर होगा, वैल्यू वाला, उससे भी कम तुल्य प्रतिरोध आएगा, जिसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे बच्चों। अब आगे बढ़े तो आ गया जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना सीखेंगे जब हम श्रेणी क्रम में उन्हें जोड़ देते, श्रेणी क्रम नहीं, समानांतर क्रम में जब हम उन्हें जोड़ देते हैं तब। तो चलिए देरी किस बात की, हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये मान लीजिए 3 रेसिस्टर्स हैं हमारे पास में। ये रेसिस्टर R1 हो गया और ये दूसरा रेसिस्टर हो गया आपको R2 हो गया, और ये तीसरा रेसिस्टर आपको हो गया बच्चों क्या? बोलो, आप लोग भी साथ साथ बोलते रहो, R3 हो गया। ठीक है बच्चों, R3 हो गया। अब हमने क्या किया? ये बस कुछ ऐसा नहीं है बच्चों आके मैं जैसा बनाया हूं वैसा ही, कंसेप्ट सिर्फ सेम होना चाहिए, है ना? ये सुंदर दिखने लगे इसलिए यूजुअली हम लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि अ, ये तीनों रेसिस्टर्स का एक एंड कहां पर जुड़ा हुआ है? एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या मान लिया बच्चों? ए। सभी का जो टेल एंड है, लास्ट वाला एंड है, वो इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बच्चों? बी मान लेते हैं। अब इसको जब तक सोर्स ऑफ करंट से नहीं जोड़ेंगे तब तक विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों कि सोर्स ऑफ करंट से हमने इसे जोड़ दिया बच्चों। किससे जोड़ दिया? सोर्स ऑफ करंट से जोड़ दिया। हमने इसे सोर्स ऑफ करंट से जब जोड़ दिया तो एज्यूम ये भी वोल्ट पर एक करंट प्रोवाइड कर रहा है, और यह करंट आई है। ये आई 3 भागों में बट गई यहां पर पहुंचने के बाद, जो आप समझ चुके हो। ये माना ये थी I1, इसमें जाने वाली करंट थी I2, और इसमें जाने वाली करंट थी I3। ये तीनों करंट जब पॉइंट बी पर पहुंचती है तो ये सब मिलकर फिर इस हद से निकलती है, तो फिर निकल करके ये क्या बन जाएगी बच्चों? आई बन जाएगी। आप लोग समझ चुके हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बच्चों, चूंकि हमें देखना है कि पूरे सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, पूरे सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, अब इसे हमें देखना है बच्चों। तो क्या हुआ, अब हम ओम्स नियम से, ओम्स लॉ लगाते हैं और काम क्या करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है तो वो तो निकालना नहीं है, क्योंकि वो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? V। यहाँ करेंट का वैल्यू अलग अलग है तो हम करेंट निकाल लेते हैं बच्चों। तो ओम्स लॉ से मैं फिर से बता दूं,
जो बच्चे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, ओम्स लॉ को याद रखने का तरीका हो सकता है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर आई लिख लेते हैं, यहाँ पर आर लिख लेते हैं। तो भी बाई आई करेंगे तो आर हो जाएगा, भी बाई आर करेंगे तो आई हो जाएगा, और आई आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग समझते हो। तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होगा, बोलो आप लोग, अभी बताया था मैंने। तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। क्लियर है, V बाई आर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, I1 का वैल्यू निकालने वाले हैं। ये सब में अलग अलग वैल्यू है, तब हम जान पाएंगे कि कितना प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है बच्चों। तो अब क्या हुआ कि यहां पर देखें बच्चों, तो I1 का वैल्यू I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो I1 ये बताइए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके लिए, तो VA माइनस VB। और बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि VA माइनस VB करेंगे तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ये आप लोग जानते हो। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, I1, तो V का वैल्यू V है, और इसका रेसिस्टेंस कितना माना है आप लोगों ने, तो इसका रेसिस्टेंस आप लोगों ने माना है R1। इसी प्रकार जल्दी जल्दी बोल दीजिए आप लोग, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V बाई R2। हाँ गुड। और I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R3। ठीक है बच्चों। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आप सबको आती है बच्चों, कि अब हम इस इक्वेशन 1 2 3 मान लें और इन तीनों को ऐड कर दें। तो ऐड कर दें तो क्या आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। चलो मैं एक लाइन लिख ही लेता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको V बाई R1 प्लस V बाई क्या हो जाएगा, R2 प्लस V बाई क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। चलिए अब क्या हुआ, ये I1 I2 I3, ये I1 I2 I3 जब यहां गई थी तो मिल के क्या बन गया था, I। तो यहां पर LHS में क्या निकल गया, I। नीचे जगह नहीं है बच्चों, मैं इसी स्लाइड में बनाता हूं ऊपर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा I। क्या हो गया बच्चों, I। ये I1 I2 I3 को मैंने ऐड कर लिया तो I हो गया। अब इसमें हम V कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, V इंटू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग बड़ी कंफर्टेबल हो इन सब चीजों के साथ में। तो अब क्या हुआ, अब हम इसको इधर ले लें बच्चों, इसको हम इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, I बाई V हो जाएगा I बाई V इक्वल टू क्या बचा, 1/R1 प्लस बोलो 1/R2 प्लस 1/R3 बचा हमारा। इसको रहने दो, नीचे है, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी हमारे बच्चों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि बोलो V बाई आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई इक्वल टू क्या होता है, R। तो I बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको भी उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हो I बाई V है, तो जब हम I बाई V करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/R आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1/R आ जाएगा। आई होप अब मैं इसे हटा दूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बच्चों, तो I बाई V क्या हो गया, 1/R हो गया। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 1/R, लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बाई क्या हो गया, R3 हो गया बच्चों। और चूंकि ये R जो है ना, ये R जो है ये पूरे का रिजल्ट के रूप में है, तो इसलिए यहां पर यूजुअली हम RP लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, RP लिख देते हैं। अब वह क्या होता है,
कि यह इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है किसका, यह फॉर्मूला हो जाता है, यह सूत्र हो जाता है किसके लिए, समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यह आपको फॉर्मूला निकल कर आता है 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। एक वैल्यू दे करके मैं आपको इसे समझाऊं तो आप देखेंगे बच्चों, आपको अगर नोट करने में नोट नहीं किए होंगे तो फिर से दोबारा वीडियो देख करके आप लोग पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। मैं हट भी जाता हूं। अब इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, तो हम एक वैल्यू लेकर के भी इसे पुट करके देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं बच्चों। माना थोड़ी देर के लिए कि ये जो तीन रेसिस्टर्स हैं इनका वैल्यू जो है आपको एक का मान लेते हैं 4 ओम है, एक का मान लेते हैं आपको 4 मान लेते हैं, एक का 2 मान लेते हैं, ठीक है। और एक का हम क्या करते हैं 4 2 6 और ये हम एक का मान लेते हैं बच्चों 12 मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है 12 मान लेते हैं। तो क्या होगा, तो फॉर्मूला तो यही है हमारा, फॉर्मूला यही है, वैल्यू पुट करो तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू कितना माने हैं 4 ओम, तो 1/4 ओम, ठीक है बच्चों, प्लस R2 का वैल्यू कितना माने हैं तो 2 ओम, तो ये 1/2 ओम कर दिया, प्लस ये कितना माने हैं 12, तो 1 बाई क्या हो गया 12 ओम कर दिए, ठीक है 1/12 ओम। अब हम एलसीएम निकालेंगे किसका 4 to 12 का, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, मालूम है आप लोगों को। तो ये 4 तिहाई 12 होता है तो यहाँ ऊपर 3 हो जाएगा, प्लस अब बोलो 2 छक्के 12 होता है तो यहाँ 6 हो जाएगा बच्चों, और 12 एकम 12 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बोलो 3 3 6 7 1 कितना हो गया 8, 6 3 9 1 10 हो गया, क्या हो गया बच्चों 10 बाई और क्या हो गया 12, 10/12 ओम, क्या हो गया 10/12 ओम। ये ध्यान रहे ये 1/Rp का वैल्यू है बच्चों, यहां पर आप लोग लास्ट लास्ट जाते जाते गलती कर जाते हो, आपसे पूछा जाता है आरपी और यहां पर जो वैल्यू निकल के आया वो कौन आया 1/Rp का वैल्यू आया। तो हमारे बच्चे बताएंगे अब कि तो 1/Rp इक्वल टू क्या है बच्चों 1/Rp इक्वल टू क्या है 10/12 ओम है, 10/12। तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो 12/10 होगा, इसका मतलब हो गया 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 1.2 ओम हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा इस चीज को हम स्लाइड पर देख लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया कि 1/Rp का वैल्यू क्या निकल के आया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉटेड कर दिया है, यानी जितना बार रहेगा उतना बार हम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और यह आरपी को क्या कहते हैं, तो बताया था समानांतर क्रम का, है ना, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आरपी कुल प्रतिरोध होता है जो समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, और दो गो प्रतिरोध हो तो अगर उसका निकालना हो तो सीधे हम कर लेंगे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। और वही है, बस आप क्या करोगे 1 बाई यहाँ पर R1 करोगे प्लस 1/R2 करोगे, एलसीएम लेकर के बनाओगे तो 1/Rp का वैल्यू आएगा, उल्टा कर दोगे तो ये आंसर आपको निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप जानते हो कि इसमें जो टोटल आई निकालना होता है तो सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल आई निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप जानते हो कि सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों सेम होता है, क्या होता है सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अगर समानांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो। और अंत में कंक्लूजन के रूप में ये चीजें आपके सामने दोबारा रखी जा सकती हैं, और यही आज के लिए अंतिम कंसेप्ट होगा बच्चों।
कहा कि सभी प्रतिरोधकों पर विभवांतर समान होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कुल धारा का जो कुल धारा आई का विभाजन हो जाता है। आपको पता है कि जब समानांतर क्रम में चीजें जुड़ी रहती हैं तो धारा को जाने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और तीसरी बात, कुल प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से हमेशा कम होता है। तो बहुत फायदा हो जाता है समानांतर क्रम में चीजों को जोड़ने से, क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाएगा तो जो विद्युत ऊर्जा है उसकी बर्बादी कम हो जाती है। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पर हमें ज्यादा प्रतिरोध की भी जरूरत पड़ती है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम आगे। प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ाने पर कुल प्रतिरोध घटता चला जाता है बच्चों। और एक प्रतिरोध के खराब होने पर भी अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूट होते हैं, रास्ते होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार पार्ट 9 में हमारे बच्चों ने समझ लिया कि जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेसिस्टर्स होते हैं, उनको समानांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, और समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है बच्चों। तो अगले पार्ट में यानी पार्ट 10 में जब हम आप लोगों के बीच आएंगे तो इस समूहन पर कुछ प्रश्न के साथ आएंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बच्चों।